नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियोस में हमने हिंदी अध्यापन पद्धति के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ा। करीब 22 वीडियोस मैंने बनाए थे। उसमें मैंने पूरा जो है हिंदी अध्यापन पद्धति मेथड 1 हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए मैंने पूरा स्टडी मटेरियल दे दिया था। उसको खाली जो छात्र पढ़ कर जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे तो निश्चित ही उसे एग्ज़ाम्स में सफलता मिलेगी। और आज हम एक नया विषय लेते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा में जो 5-5 नंबर के जो शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि ज़्यादातर क्या पूछा जाता है। जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं एनवायरनमेंटल एजुकेशन पर। जो शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर्यावरण शिक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है देख लेते हैं। कि संसार की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, उसके परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण या औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जल की आवश्यकता भी बढ़ रही है। इससे भूपृष्ठ के ऊपर का और भूपृष्ठ के भीतर का जल बड़ी मात्रा में खींच कर निकाला जाता है। इस समय जल की आवश्यकता अधिक और उपलब्धता कम वाली स्थिति है। भूपृष्ठ पर उपयोगी जल का जितना प्रतिशत है उससे अधिक आवश्यकता के लिए खींचे जाने वाले जल के प्रतिशत का है। परिणाम स्वरूप भूगर्भ का जल स्तर घटता जा रहा है। अति गहराई से जल ऊपर खींचने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता अनुभव होने लगती है। सभी ओर जल का उपयोग बढ़ रहा है, तथापि कारखाने में दूषित जल और धोवन जल को पुनः उपयोग में लाने के लिए जल शुद्धिकरण परियोजना का पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हो पाया है। परिणाम स्वरूप जल प्रदूषित होने की समस्या आ जाती है। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों जरूरी है उसके विषय में बताया जा रहा है। जल का प्रबंधन प्रकृति की अनिश्चितता के फलस्वरूप वर्षा के जल का भंडारण करने की दृष्टि से कुछ उपाय। वर्षा का जो जल होता है उसका भंडारण करना चाहिए। कैसे? अपव्यय कम करना। प्रथम चरण यह पहचानना है कि जल के भंडारण को बनाए रखने की दृष्टि से विविध कारणों के लिए जल की निश्चित आवश्यकता कितनी है। उदाहरण, पीने के लिए जल की जितनी आवश्यकता है उतना ही जल लोटे में भर लें। इसी प्रकार से जल के अन्य उद्योगों और औद्योगिक कारणों के लिए भी विचार करें, जिससे उत्पादन का व्यय नियंत्रण में रखा जा सके। धोवन जल के उपयोग के लिए उपाय योजना। गंदे अथवा धोवन जल का पुनरुपयोग भी जल की बचत का एक उपाय है। उद्योग समूह को जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया करके उस जल का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना चाहिए। अनेक उद्योग समूह ऐसी योजनाएं चलाकर उस जल का बार बार उपयोग करते हैं और आवश्यकता के अनुसार ही जल खरीदते हैं। परिणाम स्वरूप उनका उत्पादन व्यय कम होता है। घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले जल की दर औद्योगिक क्षेत्र के जल की दर की तुलना में बहुत कम होती है। धोवन जल पर ऐसी प्रक्रिया करके उसे नदियों में छोड़ दिया जाता है। यह जल पीने योग्य नहीं होता, अतः ऐसे जल का उपयोग कृषि कार्य के लिए करते हैं।
अगला है जल स्तर में वृद्धि लाने हेतु उपाय। भूमि के अंदर जल संधारण बढ़ाने के लिए और उसका स्तर बढ़ाने के लिए बह जाने वाले वर्षा के जल को विविध पद्धति द्वारा भूमि के अंदर जमा करना महत्वपूर्ण है। अनेक प्रदेशों में भूमि से प्राप्त होने वाला जल ही जल का प्रमुख स्रोत होता है, अतः इसके लिए जल के स्तर को बढ़ाना आवश्यक है। स्थानीय पर्यावरण को हानि पहुँचाए बिना यदि जल के भंडारण की उपाय योजना करें तो भूजल के स्तर में वृद्धि होगी और उसकी उपलब्धता सदैव बनी रहेगी। जल भंडारण की कुछ तकनीकी प्रक्रिया। ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा के जल का भंडारण करना। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल के अकाल अथवा अभाव का अनुभव करने वाली जनजातियों ने कुछ तकनीकी खोज निकाली हैं। सकरे नाले पर छोटी छोटी दीवारें बांधकर जल का संग्रह किया जाता है। उदाहरण राजस्थान में जो ओहड़ जल की एक एक बूंद को बचाने के लिए अन्य पद्धतियों का भी अवलंब किया गया है। दूसरा है कुछ समुदाय के लोग मकान की छत से बह जाने वाले जल को इकट्ठा करके टंकियों में जमा करते हैं और जल का अभाव खत्म हो जाता है। दक्षिण भारत और विदर्भ में कृषि की भूमि में जल का भंडारण करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं। ढलान से बहने वाले पानी को मिट्टी की दीवार से रोककर तथा भूमि की ढलान और ऊंचाई का लाभ उठाते हुए जल का रिसाव कराते हैं। कृषि को जल की आपूर्ति करने के लिए यह पारंपरिक पद्धति उत्तम है। नगरीय क्षेत्रों में वर्षा के जल का संधारण करना। चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली में बड़ी मात्रा में, मुंबई में कुछ मात्रा में, पर पड़ने वाले वर्षा के छतों पर पड़ने वाले वर्षा के जल को रोककर जमा करना इन राज्यों की नीति है। जहां भूजल स्तर कम है अथवा जल के स्रोत कम है अथवा लुप्त हो गए हैं, वहां वर्षा के जल को इकट्ठा करने का आदर्श उपाय है मकानों की छतों के ऊपर का वर्षा के जल नालों में बह जाने देने की अपेक्षा उसको जमा करना प्राथमिक उपाय है। बाढ़ में रिज़ॉर्ट पिट की सहायता से भंडारण में जल भरा जाता है और इससे भू जल स्तर तथा जल की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इस प्रकार अतिरिक्त जल गड्ढे में रोककर रखने से शहर में बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण रखा जाता है। निष्कर्ष, ऐसी योजनाओं को तैयार करके हम भंडारण कर सकते हैं। ये था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब आते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अर्थ क्या है देख लेते हैं कि निरुपयोगी पदार्थों में प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन कर उन्हें पुनः उपयोग में लाने व अर्थात जो पदार्थ हानिकारक होते हैं उनका सुरक्षित निपटारा करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उनको समग्र रूप में निरुपयोगी पदार्थों का प्रबंधन कहते हैं। धन कचरा व्यवस्थापन की प्रक्रिया। एकत्रीकरण। सबसे पहले जो कूड़ा कारखाने, रसोई, कृषि क्षेत्र अन्य स्थानों से आते हैं तथा जिनका पुनर्चक्रित करना असंभव होता है, अविघटनशील होते हैं, उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है। भंडारण। एकत्रित किए हुए धन कचरा को सभी स्थानों से एक साथ लेकर उनका भंडारण किया जाता है। परिवहन प्रक्रिया। अलग अलग क्षेत्रों से कचरे को ट्रक या वाहनों के द्वारा डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया जाता है। निपटारा।
डंपिंग ग्राउंड में से उपयोगी कचरे यानी जो विघटनशील कचरे हैं उनको अलग किया जाता है और अविघटनशील कचरों को अलग किया जाता है। बाकी कचरे को कंपोस्ट के लिए उपयोगी बनाना। इस तरह से विभिन्न पद्धतियां घन कचरा व्यवस्थापन के लिए निर्धारित की गई है। घन कचरा व्यवस्थापन की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? ज़रूरतों को बदल सकते हैं। घन कचरा व्यवस्थापन नहीं होगा तो प्रदूषण बढ़ जाएगा, इसलिए घन कचरा व्यवस्थापन आवश्यक है। घन कचरा व्यवस्थापन के माध्यम से तमाम प्रकार की बीमारियों को कम किया जा सकता है। बच्चों के खेलने तथा गार्डन आदि बनाने के लिए घन कचरा की आवश्यकता होती है और उपयोगी वस्तु का अलगाव न होने के कारण यह कंपोस्ट के काम नहीं आ पाता, इसलिए घन कचरा व्यवस्थापन आवश्यक है। नगरीय घन कूड़े का व्यवस्थापन। महानगरों में भारी मात्रा में कूड़ा निर्माण होता है। इस संबंध में भारत में बनाए गए कानून को नगरीय घन कूड़ा प्रबंधन की स्थापना सन 2000 में हुई थी और नगर पालिका की सीमा अथवा गांव की सीमा क्षेत्र में इकट्ठा किए हुए सभी प्रकार के घन कूड़ा का समावेश होता है। प्रत्येक गांव, नगर और महानगर अपने अपने कचरे को उचित प्रबंधन कर सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा में सहयोग दे सकते हैं। घन कूड़े के स्रोत क्या है? घरों या रसोई से निकलने वाले कचरों का व्यवस्थापन, कारखानों से निकलने वाले अविघटनशील एवं हानिकारक कचरा, अस्पताल से निकलने वाले वस्तुएं जिनको पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता, कृषि क्षेत्र से निकलने वाले घन कचरा। निरुपयोगी पदार्थों के प्रबंधन संबंधित 7 सिद्धांत। अब इसके 7 सिद्धांत बताए गए हैं कि पुनर्विचार, रीथिंक, कोई भी क्रिया करने से पहले विचार करना चाहिए। विचारों के माध्यम से सुसंगत दृष्टिकोण बनता है और उचित कृति निर्माण होती है। हम सभी की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है। इसके साथ ही अध्ययन के लिए, कामकाज के लिए, शौक की पूर्तियों के लिए, मनोरंजन के लिए विविध वस्तुओं की आवश्यकता होती है। रिफ्यूज, उपयोग न करना। खरीदारी को जाते समय हमें कपड़ों की थैलियों का उपयोग करना चाहिए, प्लास्टिक के थैली का उपयोग को टालना चाहिए। उपयोग कम करना, रिड्यूस। उपयोगी पदार्थों को कम करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह साधन संपदा नष्ट न हो, इसलिए वस्तुओं को मरम्मत कर उनका उपयोग करने पुरानी वस्तुओं का उपयोग कम करना आवश्यक है। पुनरुपयोग, रिफ्यूज। पुनरुपयोग से तात्पर्य निरुपयोगी पदार्थों का पूर्ववत स्वरूप में पुनः उपयोग में लाया जाता है और निरुपयोगी पदार्थ अनेक पद्धतियों द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं। पुनर्चक्रीकरण, रिसाइकल। पुनर्चक्रीकरण से तात्पर्य निरुपयोगी पदार्थों पर पुनः प्रक्रिया कर उससे उपयोगी पदार्थों का निर्माण करना है। निरुपयोगी पदार्थों में से संपूर्ण वस्तु अथवा उसके कुछ पुर्जों से चक्रित वस्तुएं निर्माण की जाती हैं। कागज, प्लास्टिक, कांच और धातुओं का चक्रीकरण किया जा सकता है। नियमन। उत्तरदायी नागरिकों के रूप में हमें उन नियमों और कानून का पालन तो करना ही चाहिए तथा अन्य को भी पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अनुसंधान आता है रिसर्च। तात्कालिक उपयोग, बाह्य निरुपयोगी पदार्थ पुनः उपयोग में कैसे लाया जा सकते हैं, इस संबंध में अनुसंधान होना आवश्यक है। जो कूड़ा अविघटनशील निरुपयोगी पदार्थ के रूप में होता है तथा उसे पुनर्चक्रित करना असंभव होता है, इस स्थान में एक गड्ढा तैयार किया जाता है, उसे प्लास्टिक जैसी वस्तुओं का स्तर लगाया जाता है और इसमें कूड़ा डाला जाता है और ऊपर से मिट्टी डालकर फैलाई जाती है। प्लास्टिक के स्तर के कारण कूड़ों से निकलने वाला जल भूमि में रिश्ता नहीं है, उससे जल और भूमि के प्रदूषण पर रोक लगती है। ये हो गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब आता है मैंग्रोव्स मैनेजमेंट कि मैंग्रोव्स को कैसे मैनेज किया जाए।
ये पत्तों पर मोटी तैली अथवा मोम जैसी परत होती है जिससे वाष्पीभवन कम होता है। उस परत में पानी इकट्ठा किया जाता है। इसी तरह कुछ गरान वनस्पतियों के पत्तों और जड़ों में लवण ग्रंथियां होती है जो उनके अंदर अति क्षार को उत्सर्जित करती है। इसकी जटाओं और समांतर फैलने वाली जड़ों के कारण इन्हें कीचड़ में भी व्यवस्थित खड़ा होने में आधार प्राप्त होता है। ये कठिन पेड़ व नमकीन पानी में उगते हैं। इसमें खासियत यह है कि किसी भी तरह से हवा, तापमान व ऑक्सीजन के कमी में जी सकता है। ये कोकण, मालवण, मुंबई में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स लगभग 30 सालों से अधिक कालावधि में 1913 वनों की कटाई औद्योगिक कृषि और शहरीकरण के कारण हुआ है। प्रक्रिया न किया हुआ मल निस्तारण, कृषि का उर्वरक मिश्रित जल और कारखानों का गंदा जल, इसके समान अन्य घटकों के कारण होने वाला जल प्रदूषण, मछली और झींगा परियोजनाएं हैं। तेल का रिसाव होने के कारण समुद्र में तैलीय परत जम जाता है जिसके कारण जड़ों में के छिद्र बंद हो जाते हैं। उनका शोषण ऑक्सीजन के अभाव में नष्ट हो जाता है। प्रक्रिया कैसे करेंगे कि सन 1996 में उच्चतम न्यायालय ने मैंग्रोव्स को वन का दर्जा दिया और उन्हें भारतीय वन नियम एवं अधिनियम की कार्यकक्षा में समाविष्ट किया। तट के भीतरी और बाहरी प्रवाहों का संरक्षण, गरान वनस्पतियों और उनकी सहयोगी वनस्पतियों का संवर्धन करते हुए पोषक द्रव्यों का संतुलन बनाए रखना, खदान और रेती का निकास जैसे कार्यों पर नियंत्रण, निरुपयोगी पदार्थों को फेंकने और तेल के रिसाव पर नियंत्रण रखना, मैंग्रोव्स का पुनरुत्पादन करना तथा लोगों को गरान वनस्पतियों के महत्व के बारे में बताना। अब ये जो गरान वनस्पतियाँ होती हैं जिन्हें हम मैंग्रोव्स कहते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है कि समुद्री तट के क्षरण पर नियंत्रण होता है और ज्वार, तूफान और तूफानी लहरों और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा से तटवर्ती क्षेत्रों की रक्षा होती है। चमड़ा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला टैनिन भी इस वनस्पति से प्राप्त होता है। जैव विविधता परिसंस्था के अनुसंधान के लिए उपयोगी होता है। भवन निर्माण के लिए लकड़ी, ईंधन तथा पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है। शहद, चीनी की आपूर्ति करती है। कुछ गरान वनस्पतियों से गठिया और चर्म रोग की औषधियाँ बनाई जाती है। वर्षा के अतिरिक्त जल को इकट्ठा कर जिससे जल के बढ़ते स्तर को रोका जा सकता है। उभयचर चरों से बाघ, हिरन जैसे भूचरों के लिए सुरक्षित आवास है। अगला पॉइंट आता है मूवमेंट, चिपको आंदोलन। यह आंदोलन वह है जिसमें लोग पेड़ बचाने के लिए उससे चिपक कर खड़े हो गए। यह सन 1973 अप्रैल में पहली बार हुआ। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में 1980 में हुआ। चिपको का अर्थात है प्रेम से गले लगाना। आंदोलन की शुरुआत किसने की और कब वो कैसे हुआ? बहुगुणा, रतौरी देवी और भट्ट ने उत्तर काशी, गोपेश्वर आदि स्थानों पर किया। इन्होंने वृक्ष का कटाव न करने के लिए अधिक कोशिश की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी तरह से चिपको आंदोलन को शुरू करने के लिए बचनी देवी ने बड़ा संघर्ष किया। इन्होंने अपने क्षेत्र में 4 महिलाओं और बच्चों के साथ मिलकर वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ से चिपक कर खड़ा हो जाती। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या हुआ कि जंगल में वर्तमान समय में उपलब्ध वृक्षों का संरक्षण करना और जो वृक्षों से औषधि बनती है उनका विशेष रूप से बचाव करना। नैसर्गिक उत्पादन का उपयोग छोटे छोटे स्थानीय उद्योगों के लिए होना चाहिए। जंगल के माध्यम से हमें हवा, पानी, मृदा के लिए होता है, न कि रबड़ गम के लिए। बंजर भूमि में वृक्ष का अधिक निर्माण करना, जंगल के संसाधन का संरक्षण न करते बल्कि संपूर्ण मानव जीवन के संसाधन का संरक्षण करना। परिणाम क्या हुआ चिपको आंदोलन का कि जब पर्यावरण से संबंधित या
वन विभाग से संबंधित आंदोलन होता है तो सरकार को उससे संबंधित कुछ नियम या उपाय निकालना होता है। और उत्तर प्रदेश में 15 साल से व्यापार के लिए वनों का उपयोग करने पर पाबंदी लगाई गई और कर्नाटक में भी पेड़ पर नियंत्रण लगाने के लिए चिपको आंदोलन जैसे नियम लागू किए गए। ठीक उसी प्रकार से विश्व के अन्य देशों में वृक्षों के संरक्षण के लिए नियम लागू किए गए। और अगला है अन्ना हजारे का रालेगण सिद्धि आंदोलन। अन्ना हजारे गरीब परिवार से थे। ये मुंबई के थे। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ने से इनका जीवन पूरी तरह बदल गया और सन 1975 में रिटायर हुए। उसके बाद अपने गांव रालेगंज के अहमदनगर में रहने लगे। इन्होंने गांधी पद्धति को अपनाया। इन्होंने प्राइमरी स्कूल बनाया, माध्यमिक और कुछ समय के बाद हॉस्टल भी बनाया था। वाटरशेड डेवलपमेंट। अन्ना हजारे ने गांव में बड़े बड़े खड्डे खुदवाए, फिर पानी को खड्डे में इकट्ठा किया, फिर उन्होंने जो पानी गड्ढे में डाला था वह सोख लिया गया, जिससे पानी को संचित करने और जल का स्तर बढ़ने में मदद मिल गई, जिससे के कारण पानी की समस्या खत्म हो गई और कृषि करने में आसानी और उत्पादन करने में मदद मिली। पानी का संचय होने के कारण मिट्टी अच्छी हो गई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 3 लाख पेड़ लगवाए, जिसकी सहायता से वहाँ की जनता के लिए प्राकृतिक संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जिन पेड़ों को पानी कम लगता था उन्होंने उन वृक्षों को एक अलग विधि ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया और कृषि क्षेत्र में भी अपनाया। उन्होंने 80 लाख प्याज की उपज करवाई। 1983 में उन्होंने अनाज भंडार बनवाया, जिससे यदि किसी तरह की समस्या आने पर व्यक्ति बिना मूल्य चुकाए खाद्य सामग्री ले सकता है। उन्होंने व्यापार के अलावा दुग्ध व्यापार भी चलाया। वे इस व्यापार को करने के लिए सभी के साथ मिलकर कार्य करने पर बल देते थे। यह दूध व्यापार का कार्य मालेगंज के अहमदनगर में विकसित हुआ और साथ ही जो दूध बचता था वह बालवाड़ी के बच्चों के लिए भेज देते थे। कुछ लोगों में जातिवाद को लेकर भेदभाव होने लगा तथा तभी उन्होंने दलित लोगों को सामान रखने का आदेश दिया। सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी सभी को गांव में मिलकर कार्य करने की प्रेरणा दी। एक साथ कई लोगों का विवाह संपन्न करने के लिए मंडपों की व्यवस्था करते थे, जिसके कारण लोगों को आर्थिक रूप से मदद मिलती थी। ये रालेगण सिद्धि का आंदोलन था। और अगला है लॉज ऑफ कंजर्वेशन। लॉज ऑफ कंजर्वेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट एक्ट 1972। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1972। उद्देश्य केंद्रीय सरकार को अधिकार देते हैं पर्यावरण का संरक्षण करें एवं उसे बेहतर बनाएं। इसके साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। यह पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत एक योजना बनाते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण को राष्ट्रीय स्तर पर रोक एवं नियंत्रण रखें। पर्यावरण के गुण का स्तर निर्धारित करना, जहरीले पदार्थ का किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए, इस विधि को बताने के लिए इस एक्ट के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया कि पर्यावरण लैब बनाए, ताकि पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण यदि अनुसंधान करने की उस पर यदि आवश्यकता पड़े तो अनुसंधान करने की व्यवस्था करना। और एक पर्यावरण से संबंधित किताब बनाई गई जिसमें पर्यावरण से संबंधित नियम, गाइडलाइन, संरक्षण के उपाय दिए गए। कुछ नियम देख लेते हैं। इस नियम में एक नियम इस प्रकार का था कि कारखानों से निकलने वाले निरुपयोगी पदार्थों को निर्धारित करने के लिए एक सीमा निर्धारित की, जिसमें वे उतना ही पदार्थ बाहर फेंक सकेंगे। यदि वे इस सीमा से बाहर फेंकते हैं तो उन्हें दंड दिया जाएगा। यदि कारखानों से ज़्यादा प्रदूषण बाहर निकल रहा है तो उसका उपाय वे स्वयं ढूंढकर उसका हल निकालने के लिए अपने प्रदूषण को किस प्रकार कम कर सकते हैं।
और केंद्रीय सरकार को अधिकार दिया गया कि कारखानों के लिए स्थान का निर्धारण करके निर्धारण उसके माध्यम से ही किया जाए। सरकार को अधिकार दिए गए हैं कि पर्यावरणीय परिरक्षण के लिए वह कहीं भी आ जा सकते हैं। जो पर्यावरणीय निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो उनको सभी व्यक्ति साथ में मिलकर कार्य करने में सहयोग देते हैं। पेनल्टीज़ भी लगाई जाती हैं इस पे। पर्यावरण संरक्षण के लिए पेनल्टीज़ भी लगाई जाती हैं कि जो कोई नियमों को यदि मानता है तो उसे नहीं मानता है तो उसे दंड दिया जा सकता है, या 5 साल का जेल या 9 लाख रुपए भरने पड़ते हैं, या फिर दोनों भी उन पर लागू हो सकता है। यदि वे इन सभी जुर्मानों को नहीं मानते हैं या अपनाते हैं तो उनको प्रतिदिन दंड के तौर पर 50,000 रुपये भरना होगा। यदि वह जुर्माना के तौर पर बार बार पैसे भरकर बार बार पर्यावरण को दूषित करता है तो उसे 7 लाख रुपए और जेल हो सकती है। ये जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 96 था। अब आता है वन्य जीव संरक्षण एक्ट। वन्य जीव संरक्षण एक्ट बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि यह संरक्षण का नियम पूरे देश पर लागू है, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। हर राज्य में वन्य जीव संरक्षण सलाहकारी बोर्ड होना चाहिए। इस एक्ट को 1972 एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्ट वन्य जीव और पक्षियों के बचाव के लिए था। कोई भी व्यक्ति जानवरों को मार नहीं सकता। जो शेड्यूल के अंतर्गत है, केवल 11 और 12 सेक्शनों के जानवरों को छोड़कर अन्य सभी को नहीं मार सकते। केंद्रीय सरकार की अनुमति लिए बगैर कोई भी पेड़ जड़ से काट नहीं सकते, लेकिन छांट सकते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा पेड़ पौधे पशु पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, केवल अछूत आदिवासी को छोड़कर, क्योंकि ये अपना जीवन जीने के लिए कुछ मात्रा में जंगल पर निर्भर रहते हैं। वन्य जीवन संरक्षण ने निर्धारित करते हैं कि किस क्षेत्र में शिकार कर सकते हैं या किस क्षेत्र में शिकार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कुछ जानवरों की मांस करने के लिए छूट दी है, मतलब उनको मारने की छूट दी है। जैसे जो जानवर अपंग, पागल, खतरनाक और घायल हुआ है, जिसका उपयोग नहीं होता है, और व्यक्ति अपने आप को सुरक्षा प्रदान करते समय जानवर को मार सकता है। कुछ महत्वपूर्ण वृक्षों का संरक्षण। कोई पेड़ को जड़ से उखाड़ या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सरकार द्वारा जो वृक्ष निषेध किया गया है उसे व्यक्ति बेच या किसी उपयोग में ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं किया जा सकता है। यदि अनुमति है तो वे शैक्षिक कार्य और वैज्ञानिक खोज के लिए उपयोग कर सकता है। जो पेड़ महत्वपूर्ण है उनका बिना लाइसेंस लिए हम अपने घर या अगल बगल स्थानों पर नहीं लगा सकते। उदाहरण अफीम और धतूरा। कोई भी व्यक्ति जंगली क्षेत्र के आसपास घर नहीं बना सकता। जो वृक्ष किसी उपयोग में नहीं होता है उसे सरकार द्वारा निषेध घोषित कर दिया जाता है। और जो जानवरों की खाल बेचते हैं तथा उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें वन्यजीव संरक्षक द्वारा दंड दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति पेड़ काटने से पहले सरकार से अनुमति नहीं लेता है तो उसे सरकार के अंतर्गत ले लिया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ ऑफिसर्स। यदि किसी निरीक्षक को शक है कि इस व्यक्ति द्वारा अवैध कार्य कर रहा है तो उसे रोक सकता है। यदि किसी व्यक्ति के घर या गाड़ी में इन वस्तुओं के रखने का संदेह है तो उसकी जांच कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को दंड या रुपए तथा उसके साथ साथ दोनों को भी भरना पड़ सकता है। पेड़ पशु पक्षी मारने या गलत व्यवहार करने या उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जा सकता है। पेनल्टीज भी हैं इस पर कि जो व्यक्ति इस तरह का कार्य करते पकड़ा जाएगा उसे दंड दिया जाएगा। दंड के तौर पर 3 साल की जेल या 25,000 रुपये भरना पड़ेगा या फिर दोनों एक साथ। कोर्ट के द्वारा ऑर्डर मिल सकता है कि व्यक्ति के द्वारा पशु पक्षी पेड़ों को हानि पहुंचाई गई है, यह निर्धारित होने पर उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है।
यदि इस तरह का कार्य करते वक्त पकड़े गए तो 1959 के अनुसार लाइसेंस रद्द हो सकता है और 5 साल तक के लाइसेंस भी नहीं बनेगा। यदि 18 साल के उम्र द्वारा यह गुनाह हुआ है तो उसे सेक्शन 360 के अनुसार दंड नहीं दिया सकता, वह अपराधी नहीं माना जाएगा। और ध्वनि प्रदूषण एक्ट देख लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के लिए पहले कोई कानून नहीं था, परंतु जब ध्वनि प्रदूषण बढ़ता गया तो लोगों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए न्यायालय से अपील किया गया, तो न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण एक्ट बनाया। कुछ नियम देख लेते हैं कि ध्वनि का स्तर औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल, कॉमर्शियल क्षेत्र में 65 और रेसिडेंशियल स्थानों पर 55 डेसिबल। स्कूल, कोर्ट, हॉस्पिटल आदि जगहों पर साइलेंट जोन मेंटेन के लिए 100 मीटर की दूरी तय की गई है। यदि किसी व्यक्ति को किसी तरह का कार्यक्रम आयोजित करना है तो अथॉरिटी से अनुमति लेने के बाद ही चालू कर सकता है। और शादी या किसी कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर की आवाज़ के लिए भी एक स्तर निर्धारित किया गया। पेनाल्टी भी है, जुर्माना भी है। यदि किसी को कार्यक्रम करना है, वो कार्यक्रम के दौरान 10 बजे के बाद भी ध्वनि प्रदूषण करता है तो उसे दंड दिया जा सकता है। यदि किसी को इस तरह का कार्यक्रम करना है तो उसे अनुमति लेना, और उन्हें यदि अनुमति मिल जाती है तो उसके अंतर्गत एक सीमा दी जाती है, उस सीमा के अंदर रहकर उस कार्यक्रम को ख़त्म करना पड़ता है। यदि किसी कार्यक्रम के दौरान अधिक दिनों तक ध्वनि प्रदूषण किया जाता है तो उन्हें नोटिस भेजा जाता है, और यदि 60 दिनों के अंदर दिए गए नोटिस पर ध्यान नहीं दिया गया तो उन्हें कोर्ट द्वारा बुलाया जाता है और दंड निश्चित किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इन्वायरमेंट पर आधारित शॉर्ट नोट्स के विषय में विस्तार पूर्वक जाना। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप अपना ख्याल